नमस्कार, मैं अशोक राज आप सबका अल्बीडो आईएएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। यूट्यूब से जुड़ने के लिए आईएएस और पीसी असिस्टेंट की मेंस की परीक्षा तैयारी करने वाले या प्री की तैयारी करने वाले हमारे देश के नागरिकों के लिए मैं एक बार सभी से कहूँगा, क्लास शुरू होने के पहले देशभक्ति के साथ आप लोग तीव्र गति से बोलें, जय हिंद। हमारा जो टॉपिक है ये भूगोल का प्रश्न है, जियोग्राफी का। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इसका आधा पार्ट लिखना कठिन है। आधा पार्ट तो लिख सकते हैं, आधा पार्ट लिखना कठिन। तो फिर भी बहुत आसान प्रश्न है, बहुत समझने लायक, बेसिक क्वेश्चन है। पूछा गया प्रश्न है, महाद्वीपी विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों को बताएं। महाद्वीपी विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके पक्ष में प्रमुख उपायों को, प्रमुख साक्ष्यों को बताएं। इसके साक्ष्य को बताना कि महाद्वीपी विस्थापन यदि हुआ है तो कैसे हुआ है, किस आधार पे हुआ है, इसका साक्ष्य क्या है, क्या इसका प्रमाण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत क्या है, इसको सबसे पहले लिखा जाएगा। प्रश्न आसान ही है, बहुत ही आसान प्रश्न है कि महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत क्या है, यानी कि किसे कहते हैं या इस सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। महाद्वीपी विस्थापन मतलब महाद्वीप से है। किससे है? महाद्वीप से। ये महाद्वीप में विस्थापन हो गया। विस्थापन माने एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चला गया। विस्थापन मतलब ही होता है, विज्ञान में पढ़े होंगे विस्थापन, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, जो साइंस में पढ़े होंगे 6, 7, 8, 9, 10 की 11 की किताबों में भी मिलेगा। तो दूरी और विस्थापन पढ़े होंगे कि विस्थापन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे जगह हट जाना। तो वही चीज़ है महाद्वीपी विस्थापन, मतलब होता है महाद्वीप का एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर नए रूप में परिवर्तित हो जाना। क्या है? महाद्वीपी विस्थापन है। यहाँ तक क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखिए ये सिस्टम क्या है। इसमें इसके लिए ये समझिए कि ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। ऐसा जो है अल्फ्रेड वैगनर ने, अल्फ्रेड वैगनर महोदय हैं, उन्होंने 1912 में इसका सिद्धांत दिया है। इसे महाद्वीपी विस्थापन का सिद्धांत 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने दिया। उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं बताया, प्रयोग किया, साक्ष्य देखा कि जो हमारे भूगर्भ शास्त्री हैं, भूगोलवेत्ता हैं, मतलब वनस्पति शास्त्री हैं, जो विज्ञानी हैं, इन लोगों ने जो प्रयोग किया था उन्हीं के प्रयोगों का इन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने प्रयोगों के अध्ययन से ये पता लगाया, बताया कि पूरा का पूरा महाद्वीप जो है, जितने महाद्वीप इस समय 7 बड़े महाद्वीप हैं आप देख रहे हैं, तो ये 7 जो महाद्वीप वर्तमान में हैं ये पहले एक महाद्वीप हुआ करते थे। यानी कि पूरा पृथ्वी पहले एक था। ये पूरा पृथ्वी एक था और इसके चारों ओर जल ही जल था। इसके चारों ओर क्या था? जल ही जल था। चारों ओर जल ही जल था। इसके चारों ओर क्या था? जल ही जल था। ये जल है। क्या है? जल। ये जल है। क्या है? जल। चारों ओर जल है और इतने बड़े जल को नाम क्या है? महासागर। ये महासागर है। जल जो है ये महासागर के रूप में है। ये पृथ्वी जो है ये स्थल के रूप में है। पृथ्वी किस रूप में है? स्थल के रूप में। तो इस पृथ्वी को जो स्थलीय भाग है इसको पैंजिया कहा गया। नाम क्या दिया गया था? पैंजिया। इसको नाम दिया गया था पैंजिया। पैंजिया। और ये जो जलीय भाग है इस जलीय भाग को पैंथालसा नाम दिया गया। पैंथालसा।
क्या नाम दिया गया? पैंथालसा। तो पूरा का पूरा जब पृथ्वी का निर्माण हुआ है, पृथ्वी के निर्माण के बाद में पृथ्वी एक पहले तरल था, तरल तप्त में था, फिर उसके बाद धीरे धीरे शीतलीकरण की प्रक्रिया हुआ तो ठंडा हुआ। करोड़ों वर्षों तक वर्षा होने से पृथ्वी के चारों ओर जल हो गया। और वैगनर महोदय ने बताया 1912 ईस्वी में कि इस पृथ्वी में कुछ बाह्य बल और कुछ आंतरिक बल कार्य कर रहे थे। इसमें अनेक प्रकार के आकर्षण बल भी काम कर रहे थे और तनाव मूलक बल काम कर रहा था। मुख्य रूप से कौन बल है? तनाव मूलक बल। तो पृथ्वी के अंदर अनेक तनाव मूलक बल कार्य किया। तनाव मूलक बल, तनाव मूलक बल, तनाव मूलक बल कार्य किया। इस तनाव मूलक बल के कारण इसमें इस जो पूरा स्थली भाग है, जिसे नाम इस स्थली भाग को पैंजिया नाम दिया गया, यानी कि पृथ्वी का स्थली भाग पैंजिया कहा गया। जली भाग को इसके चारों ओर जल था, क्या कहा गया? पैंथालसा। इसमें तनाव मूलक बल के कारण, तनाव मूलक बल के कारण ये क्या है? दो भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक भाग का नाम इस तरीके का हो गया और दूसरे भाग का नाम ये हो गया। दूसरा भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ये हो गया। ये जो दो भागों में टूटा है, दो भागों में टूट गया है, एक भाग ये, एक भाग ये। इस जो उत्तर के साइड में है और जो ये दक्षिण की साइड में है, क्लियर हो गया? उत्तर के भाग को अंगारा लैंड नाम दिया गया, अंगारा लैंड। उत्तर के भाग को क्या नाम दिया गया? अंगारा लैंड। और इस अंगारा लैंड को एक और नाम से भी जाना जाता है, लारेशिया के नाम से। किस नाम से जाना जाता? लारेशिया। इसी अंगारा लैंड को लारेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लारेशिया, लारेशिया कहिए, क्या कह सकते हैं? लारेशिया। अंगारा लैंड मुख्य रूप से सभी जानते हैं। उत्तरी भाग जो महाद्वीप का दो भागों में टूट गया तनाव मूलक बल के कारण, उत्तरी भाग अंगारा लैंड होता है और एक दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में टूट गया। किस कारण टूट गया है? अनेक बलों के कारण, जिसमें मुख्य रूप से तनाव मूलक बल कार्य किया। इस तनाव मूलक बल के कारण दो भागों में टूट गया। इसके भी चारों ओर जल, इसके भी चारों ओर क्या है? जल। और इसके भी चारों ओर जल ही जल है। क्लियर हो? इन दो महाद्वीपों के बीच में जो ये जल आया है, इस जली भाग का नाम दिया गया टेथिस सागर, टेथिस सागर। यहीं पे लिख सकते हैं, टेथिस सागर। ये जो जलीय भाग है इसको नाम क्या दिया गया? टेथिस सागर। दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं टेथिस सागर, ये वाला टेथिस सागर। ये समझ में आ रहा है? तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागरी भाग बना उसे टेथिस सागर कहा गया। आज वर्तमान में जो प्रशांत महासागर है ये इसी पैंथालसा का ही परिवर्तित रूप। ये पैंथालसा जो है, जो ये पैंजिया के चारों ओर पैंथालसा है, इसी
पैंथालसा का वर्तमान में परिवर्तित रूप प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, इसी का पैंथालसा का परिवर्तित रूप वर्तमान में प्रशांत महासागर। और ये जो टेथिस सागर है, टेथिस सागर का वर्तमान में परिवर्तित रूप भूमध्य सागर है। एक इसका क्या रूप है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर, टेथिस सागर का वर्तमान में परिवर्तित रूप भूमध्य सागर, या यूं कह सकते हैं भूमध्य सागर आज या वर्तमान में टेथिस सागर का परिवर्तित रूप है और प्रशांत महासागर पैंथालसा का परिवर्तित रूप है। धीरे धीरे लाखों वर्षों के बाद में या करोड़ों वर्षों के बाद में इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भी तनाव मूलक बल कार्य किया। इसमें भी तनाव मूलक बल के कारण ये टूट गया, कई भागों में टूट गया। और टूटते टूटते इस समय अभी भी विस्थापन की प्रक्रिया जारी है, अभी भी वर्तमान में विस्थापन की प्रक्रिया जारी है और ये टूटी रहा है। वर्तमान में यदि देखते हैं तो कुल टूटने के बाद में जो ये पैंजिया टूटा है, टूटने के बाद में 7 बड़े महाद्वीप का निर्माण हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया माना गया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पे यूरोप और 7वें नंबर पे ओसेनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। वैज्ञानिकों का एक दावा है, एक बताया गया है जीलैंडिया, एक छोटे से द्वीप का भी खोज निकाला गया है। लेकिन अभी साथ हम मान के चलेंगे तो यहाँ तक ये फिगर जरूर बना दीजिएगा, इसको लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो हमने बता दिया है ए, इतना फिगर आपका बनना चाहिए, ऐसे इसको घेर दीजिए। इसी फिगर के आधार पे आपको उत्तर लिखना है, इसी फिगर के आधार पर, इसी फिगर के आधार पर उत्तर आपको लिखना है ऐसे। ए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी फिगर के आधार पर तो क्या हम लिखेंगे, आप ये जानने की कोशिश कीजिए, क्या हम लिखेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन से तात्पर्य, महाद्वीपीय विस्थापन से तात्पर्य, मैं लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं क्या लिखना। महाद्वीपीय विस्थापन से तात्पर्य एक बड़े महाद्वीप का स्थानांतरित होकर अन्य जगह तथा अन्य रूप में परिवर्तित होना महाद्वीपीय विस्थापन होता है या महाद्वीपीय विस्थापन कहलाता है। एक बड़े महाद्वीप का अन्य रूप में परिवर्तित होकर तथा अन्य स्थान पर परिवर्तित होना महाद्वीपीय विस्थापन कहलाता है। इसके पीछे मुख्य कारण, महाद्वीपीय विस्थापन के पीछे मुख्य कारण कई बाह्य तथा आंतरिक बलों को माना जाता है या बलों के कारक माने जाते हैं, जिसमें पृथ्वी में अनेक प्रकार के बाह्य शक्तियाँ, आंतरिक शक्तियाँ, जिसमें मुख्य रूप से तनाव मूलक बल ने कार्य किया है। इस तनाव मूलक बल के कारण इस बड़ा स्थली भाग 2 भागों में टूट गया। इस बड़े स्थली भाग को पैंजिया नाम दिया गया तथा इसके चारों ओर जल वाले यानी कि महासागरी भाग को क्या नाम दिया गया? पैंथालसा नाम दिया गया। ये 2 भागों में टूटकर अंगारा लैंड यानी कि लारेशिया और गोंडवाना लैंड में टूट गया और इसके बीच में टेथिस सागर का निर्माण हुआ। यही टेथिस सागर वर्तमान में भूमध्य सागर में परिवर्तित है और पैंथालसा का दूसरा रूप
या परिवर्तित रूप प्रशांत महासागर है, या कह सकते हैं वर्तमान में प्रशांत महासागर पैंथालसा का ही परिवर्तित रूप है या दूसरा नाम है। लाइन चेंज कर दीजिए। लाइन चेंज करने के बाद लिखिए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने। इस सिद्धांत को किसने दिया? 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने वैगनर महोदय ने दिया। किसने दिया? 1912 में अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर प्रस्तुत किया है? अनेक मतलब वैगनर महोदय के पूर्व में, इनके पहले, वैगनर महोदय के पहले अनेक भूगर्भ शास्त्री, अनेक भूगर्भवेत्ता, अनेक वनस्पति शास्त्री, अनेक जीव शास्त्री, अनेक भूगोल विशेषज्ञ, अनेक खगोल शास्त्री ने अपने अपने मत दिए थे। उनके मतों का अध्ययन करके, उनके विचारों का, उनके सिद्धांतों का अध्ययन करके वैगनर महोदय ने ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया, वैगनर महोदय ने बताया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या तो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है या तो महाद्वीपों के विस्थापन के कारण। ये जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है, उन्होंने बताया महाद्वीपीय विस्थापन का कारण या तो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ या तो महाद्वीपों के विस्थापन के कारण हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण उन्होंने फिर सर्च किया, अध्ययन किया कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये असंभव है, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी स्थलीय, जितने भी महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों का काल कार्बोनीफेरस काल माना गया है और सभी में लगभग एक समानता, एक रूपता पाई गई है। सभी महाद्वीपों में एक समानता, एक रूपता लगभग पाई जाती है और उनमें जो कोयला उत्खनन निकाला गया है, कोयले जो निकाले गए, कोयले जो बने हैं सब जगह से, पूरे महाद्वीप से जितने भी महाद्वीप हैं सब कार्बोनीफेरस काल के हैं। कार्बोनीफेरस कौन से काल के? यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो गया कार्बोनीफेरस काल, कार्बोनीफेरस काल के, कार्बोनीफेरस काल के हैं। तो लगभग जब सब पूरे पृथ्वी पर का एक ही समय के हैं, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर जलवायु परिवर्तन होता तो एक ही समय की घटना नहीं घटती। इसका मतलब महाद्वीप में विस्थापन हुआ है। तो उन्होंने बताया अध्ययन में कि महाद्वीप में लगभग एक समानता पाने के कारण कोयले जैसे या जीवाश्म ईंधन जैसे या डायनासोर के अवशेष जैसे एक समय के पाए जाने से यह स्पष्ट हुआ कि इसमें महाद्वीपों विस्थापन सिद्धांत में जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि महाद्वीप में विस्थापन हुआ है, इतना हो गया। आगे लाइन फिर चेंज कर दीजिए। महाद्वीप विस्थापन में तनाव अनेक बल की है, जिसमें बाह्य बल और आंतरिक बल, जिसमें तनाव मूलक बल के कारण यह दो भागों में टूट गया और आगे चलकर अभी भी विस्थापन की प्रक्रिया जारी है। इसमें आगे चलकर इसमें भी तनाव मूलक बल के कारण ये भी टूटा। अगर देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जब टूट गया, तो उसके आगे लिखेंगे अंगारा लैंड के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, यूरोप के देश आते हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया, पूरा उत्तरी एशिया के देश
अंगारा लैंड में आते हैं, जबकि गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया महाद्वीप या महादेश आते हैं। आज भी इसमें प्रक्रिया महाद्वीपीय प्रक्रिया जारी है, यहाँ तक तो आप लिख सकते हैं। ये इतना तो बेसिक हो गया है। अब इसमें लिख रहा है कि ये जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ कैसे आप सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे हुआ है, तो इसके प्रमुख साक्ष्यों को बताना है। तो आप ये फिगर बनाइए, जितना हमने बताया शुरुआत में वो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने से समय ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैं लिखना का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये फिगर इतना लिखने के बाद में बीच में फिगर होना चाहिए। जो एग्जामिनर का जो दिमाग है, आँख से जो देख रहा है, सबसे पहले उसका केंद्र बिंदु इसी चित्र पर जाएगा। और ये चित्र इस प्रकार से यदि आपने बना दिया, वहाँ पे कार्बोनिफेरस काल नहीं लिखना है, वो आगे यहाँ पे नहीं देना इतना। यदि आपने इतना चित्र बना दिया इस तरीके का बीच में, एग्जामिनर समझ जाएगा लड़का जानकार है। आगे हम देखेंगे, आगे देखिए हम ये देख चुके हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है। अब हम इस पे चर्चा करेंगे महाद्वीपीय जो विस्थापन का साक्ष्य, इसके साक्ष्य को जानेंगे, इसके प्रमुख साक्ष्यों पर हम जानेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन कैसे हुआ, कैसे आप प्रमाणित करेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था, किस तरीके से प्रमाणित करेंगे। अब अगर देखें तो वैगनर महोदय ने, अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने जो 1912 में सिद्धांत दिया, इसमें उन्होंने बताया कि पहले महाद्वीप एक था, सब जितने महाद्वीप, सातों महाद्वीप एक थे। उसमें क्या हुआ, विखंडन, तनाव मूलक बल के कारण। तो प्रमाण दे रहे हैं, तो लिखेंगे वैगनर महोदय ने, वैगनर महोदय ने 1912 ईस्वी में जो साक्ष्य प्रस्तुत किया वह निम्न है, वह निम्न है, या वह निम्न है, वह न लिखिए, वह लिखिए, वह निम्न प्रकार से हैं, या निम्न है, निम्न प्रकार से हैं, है ना। निम्न प्रकार से जो प्रस्तुत किया वो निम्न प्रकार से है। तो पॉइंट में लिख सकते हैं, पॉइंट में देखिए, अगर कई पॉइंट याद है तभी नंबरिंग कीजिएगा, कई पॉइंट याद है तभी नंबरिंग। अगर नंबरिंग पॉइंट नहीं ज़्यादा याद है तो नंबरिंग नहीं कीजिएगा, केवल बिंदी रख दीजिए, स्टार उस्टार मार दीजिए, कोई भी है चो रो जो भी लगा दीजिए, पॉइंट में लिख दीजिए, और नंबरिंग याद है नंबरिंग कर दीजिए। तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने बताया जो भी महाद्वीप है, महाद्वीपों को यदि जितने भी महाद्वीप देखते हैं, मुख्य रूप से अगर अटलांटिक महासागर की बात करते हैं, देखिए हम बात करते हैं, इधर में फिगर आप बना सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये है। अगर इधर की बात करें, ये इस तरीके का लगभग, देखिए बहुत बढ़िया सबका नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी जानिए ये है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका। ये इस तरीके का यूरोप। अगर ये इतना हो गया है तो ये क्या नाम इसका है, इसका नाम अटलांटिक महासागर, अटलांटिक
महासागर, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महासागर। तो ये अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक रूप से एक रूपता पाई जाती है। ये अटलांटिक महासागर है, इसके दो तट हैं। अगर इधर की बात करें, ये पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट है, और इधर की बात करें, ये पूर्वी तट, ये पूर्वी तट है। इस अटलांटिक महासागर का ये पूर्वी तट है, और ये जो है पश्चिमी भाग, पश्चिमी तट है। तो पहले पॉइंट में लिख सकते हैं अटलांटिक महासागर के, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक रूप से एक रूपता पाई जाती है, एक रूपता पाई जाती है। वैगनर महोदय ने बताया ये जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक रूप से एक रूपता पाई जाती है। यदि इन दोनों तटों को आपस में मिला दिया जाए, यानी कि ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, यदि इनको आपस में मिला दिया जाए, या इस अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को आपस में मिलाया जाए, तो ये मिलकर एक हो जाएंगे। इससे पता लगता है कि इसमें महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है, यानी कि इसमें विस्थापन की घटना हुआ है, ये टूटे हैं तनाव मूलक बल के कारण। ऐसा एक रूपता पाई जाती है यदि इसके दोनों तटों को आपस में मिलाया जाए, आपस में मिलाया जाए। यदि इसके दोनों तटों को आपस में मिलाया जाए तो वह मिलकर एक हो जाएंगे, तो वह मिलकर एक हो जाएंगे। पहला प्रमाण इन्होंने दिया, पहला प्रमाण दिया कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक रूप से एक रूपता पाई जाती है। यदि उनके दोनों तटों को आपस में मिलाया जाए तो वह मिलकर एक हो जाएंगे। ये फिगर भी इसमें ऐसे बना दीजिएगा, ज़्यादा फिगर नहीं, इतना फिगर बनाने से पक्का एक नंबर ज़्यादा मिलेगा। अगर एक नंबर ज़्यादा ना मिले तो हमसे बताइएगा। एक क्वेश्चन पे एक नंबर, तो 20 क्वेश्चन पे 20 नंबर ज़्यादा मिलेगा, पक्का है। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन पे एक नंबर ज़्यादा, तो 20 क्वेश्चन पे 20 नंबर ज़्यादा। फिगर जरूर बनाइए, फिगर बनाने से बढ़िया स्कोरिंग होता है, बढ़िया स्कोरिंग प्राप्त होता है। दूसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। दूसरे पॉइंट में हम लिखते हैं दूसरे पर चर्चा करते हैं। दूसरे पॉइंट पे अगर इन दोनों अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की देखते हैं, इस तट की बात, इस तट की बात, इस तट की बात देखते हैं, इस तट की बात देखते हैं, दोनों तटों पर जीवाश्म जो हैं और वनस्पति, दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं अटलांटिक महासागर के, अटलांटिक चाहे लिखिए चाहे अंध महासागर, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर क्या पाया जाता है? जीवाश्म तथा वनस्पतियों में समानता पाई जाती है। जीवाश्मों तथा वनस्पतियों में समानता पाई जाती है। समानता पाई जाती है। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर जीवाश्मों और वनस्पतियों में समानता पाई जाती है। तो एक दूसरा प्रमाण इन्होंने दिया। अगले प्रमाण की अगर बात करते हैं,
दोनों तट की बात ही छोड़ दीजिए, पूरे महाद्वीप में जो कोयले का निक्षेप हुआ लगभग एक समय हुआ। पूरे महाद्वीप में जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में अगर देखेंगे जहाँ जहाँ भी कोयला मिलेगा एक ही समय में कोयले का निक्षेप हुआ है। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, सभी महाद्वीपों पर कोयले का निक्षेप लगभग एक समय हुआ, लगभग एक ही समय पर हुआ। तीसरा प्रमाण उन्होंने दिया कि एक ही समय पर कोयले का निक्षेप एक ही समय हुआ है। इसका मतलब वो पहले महाद्वीप एक था, जितने 7 महाद्वीप है पहले एक था, वो टूटा है, विस्थापित हुआ है, क्योंकि सभी महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों पर कोयला एक ही समय बना है। ये तीसरा प्रमाण। अगला प्रमाण की अगर बात करते हैं, ये हटा दिया जाए, हटा देते हैं। अगला बात करते हैं, अगर इस अटलांटिक महासागर की बात करते हैं, इस अटलांटिक महासागर में यहाँ पर इसके दोनों तटों पर, एक तट पर अगर बात करते हैं कैलिडोनियन, अटलांटिक महासागर के एक तट पर कैलिडोनियन और दूसरे तट पर हार्सिनियन पर्वत पाया जाता है। इस अटलांटिक महासागर के एक तट पर कैलिडोनियन और दूसरे तट पर हार्सिनियन पर्वत पाया जाता है। इन दोनों पर्वतों में एक रूपता, एक समानता पाई जाती है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, पूरा का पूरा, मैं स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर कैलिडोनियन तथा हार्सिनियन पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें एक रूपता, एक समानता होती है। ये अगला पॉइंट लिखेंगे, एक अगला पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट मान के चलिए। 5वें पॉइंट में क्या लिखेंगे? 5वें पॉइंट में अगर लिखेंगे स्कैंडियन देश जो है, स्कैंडिनेवियाई देशों में, जो भी स्कैंडिनेवियाई देश हैं, यहाँ पर एक लेमिंग जंतु है। स्कैंडिनेवियाई देशों में लेमिंग ये जंतु है। ये लेमिंग जंतु महाद्वीप के पश्चिम पर ही है, महाद्वीप के पश्चिम पर है। ये लेमिंग जंतु कहाँ पर है? महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर, महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर का, यानी कि इस लेमिंग जंतु का जीवाश्म इस लेमिंग जंतु का जीवाश्म महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। इस पश्चिमी तट पर कैसे पाया जाता है? ऐसा वैगनर महोदय ने बताया कि पहले पूरा महाद्वीप एक था। ये जो लेमिंग जंतु हैं, ये घूमने जाया करते थे, घूमते ज़्यादातर निकल जाते थे पश्चिम की तरफ, और वही परिक्रम उनका अभ्यास जारी रहा। और पश्चिम में जाते जाते जब महाद्वीप का विस्थापन हुआ होगा तो उनको जल मिल गया, यानी कि समुद्र, और उस समुद्र में गिरकर डूब गए, मर गए, जिसमें उनका जो है जीवाश्म अभी भी है। तो लिख सकते हैं स्कैंडिनेवियाई देशों में लेमिंग जंतु के जीवाश्म महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं। क्योंकि जब महाद्वीप एक था तो ये लेमिंग जंतु प्रायः पश्चिम की ओर गमन करते थे, भोजन की तलाश में या शिकार की तलाश में गमन करते थे। लेकिन जब महाद्वीपीय विस्थापन हुआ तो उनका अभ्यास पश्चिम की ओर जाने की ओर था, और अंत में उन्हें महाद्वीप में पश्चिम में मिल गया, महाद्वीपों के पश्चिम में सागर मिल गया, जिसमें वो डूबकर मर गए, उनका मृत्यु हो गया।
और केवल बचा क्या, उनका जीवाश्म ही बचा है। तो एक प्रमाण ये भी दिए, यहाँ तक हो गया। अगला प्रमाण अगर हम देखते हैं, अगला कोला निक्षेप हो गया। एक डायनासोर का नाम सुने होंगे, डायनासोर। अगला पॉइंट में हम देखेंगे डायनासोर। डायनासोर ये जो जीव है, इसका भी डायनासोर का जीवाश्म, डायनासोर का जीवाश्म, ये भी डायनासोर का जीवाश्म जो है ये भी कहाँ मिला है। डायनासोर का अगर जीवाश्म की बात करते हैं, डायनासोर का जीवाश्म जो है महाद्वीपों के साथ में ही पाया गया है, महाद्वीप पर। यानी कि अगर बात करेंगे डायनासोर के जीवाश्म की बात, ये क्या नाम है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे हैं, महाद्वीप के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में। ऐसा लिख सकते हैं, डायनासोर का जीवाश्म उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाया जाता है, पाया गया है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में ही पाए गए हैं। लेकिन अगर आज वर्तमान में देखते हैं, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में डायनासोर के लिए अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। तो डायनासोर का जीवाश्म उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाया गया है, जबकि ऐसा लिखेंगे, डायनासोर का जीवाश्म उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाया गया है, जबकि वर्तमान में डायनासोर का उच्च अक्षांशीय क्षेत्र अनुकूलन के प्रतिकूल है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो है उस क्षेत्र में निवास करते थे, लेकिन वो क्षेत्र पहले एक था, दो नहीं, पहले क्षेत्र एक था। इन परमाणु के आधार पे अगर हम देखते हैं, एक तो इतना हो गया, और क्या नाम है, डायनासोर हो गया, कोयला निक्षेप हो गया, और अगर कुछ बचता है, और कार्बोनिफेरस काल की बात करें, कार्बोनिफेरस काल, एक और लिख सकते हैं, कार्बोनिफेरस काल की बात करें। चूंकि कार्बोनिफेरस काल में ज़्यादा से ज़्यादा, इसके पहले मैं बता चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ, कार्बोनिफेरस काल में ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चरण हुआ है। कार्बोनिफेरस काल में हिमीकरण हुआ, जो कि लगभग सभी महाद्वीपों में एक समय हुआ है। हिमीकरण की जो घटना हुआ पूरे महाद्वीप में एक समय, कार्बोनिफेरस काल में हिमीकरण या हिमानीकरण भी लिख सकते हैं, हिमीकरण या लिख सकते हैं हिमानीकरण की घटना कार्बोनिफेरस काल में, ये पूरे महाद्वीप में पाया गया है, पूरे महाद्वीप में पाया गया कार्बोनिफेरस काल की घटना, तो ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इतना लिखने के बाद में लिख दीजिए, अतः उपरोक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि वैगनर महोदय द्वारा दिया गया कथन, दिया गया सच सही प्रतीत होता है, सही मालूम होता है। हालांकि आज वर्तमान में महाद्वीपीय विस्थापन उतना सटीक तर्क नहीं दिया। अतः प्लेट टेक्टोनिक या यूँ कहिए प्लेट टेक्टोनिक के साथ में दूसरा कर सकते हैं, प्लेट विवर्तनिकी भी लिख सकते हैं, चाहे टेक्टोनिक लिखें या विवर्तनिकी। अतः प्लेट विवर्तनिकी की घटना को इसमें अधिक उपयुक्त माना जा रहा है, और इस पर नए सर्च अभी भी जारी हैं, नए अनुसंधान अभी भी जारी हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि ये सही है, लेकिन न लिखिए, हालांकि अभी भी प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तनिकी की घटना के साक्ष्यों के आधार पर अभी भी इस पे कार्य किया जा रहा है। जिसको प्लेट टेक्टोनिक को ज़्यादा वरीयता मिल रहा है, इसको वरीयता कम मिल रहा है। इतना लिख दीजिए बस। तो समझ में आया तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।